जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 और सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2021 के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी का हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और उसके साथ ही हमने इसका पहला टॉपिक वर्ण विचार को लिया है, जिसमें हम पिछले वीडियो में वर्ण को समझ चुके हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या हैं उनको समझ चुके हैं, व्यंजन क्या है वो भी समझ चुके हैं, स्पर्श व्यंजन के बारे में हम आपको बता चुके थे। तो थोड़ा सा हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन को आपको बता चुके थे, उनको पुनः रिवीजन करा दें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिसमें आप का से लेकर माँ तक के जो अक्षर होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? जब मुख से हवा निकलती है या वायु निकलती है तो मुख के अंदर जो अवयव हैं, यानी कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इनसे हवा स्पर्श करती हुई अगर बाहर निकले तो उनको क्या कहा जाएगा? ऐसी ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन वर्णों का उपयोग किया जाएगा उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। यानी जब वायु मुख के अवयवों से स्पर्श करती हुई निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और हमने इनको कल आपको डिटेल से बताया हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो मित्रों अंतस्थ व्यंजन में हमने आपको बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनमें जो वायु होती है वो ठीक प्रकार से मुख के अवयवों से स्पर्श नहीं करती है, बल्कि हल्का स्पर्श करती है। जब वायु मुख के अवयवों से बहुत हल्का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, कैसी मित्रों? बहुत ही हल्का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो इस प्रकार जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनको अंतस्थ व्यंजन के रूप में रखा जाता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 4 है और उनको कहते हैं या, रा, ला और वा। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में विभिन्न उच्चारण स्थानों यानी अवयवों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन का एक और नाम है जिनको कहा जाता है अर्धस्वर। इसी का एक नाम और है मित्रों जिसको हम कहते हैं अर्ध स्वर। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है तो याद रखिएगा मित्र कि या, रा, ला, वा को अर्धस्वर कहा जाता है। इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरी तरह से क्या करता है? स्पर्श नहीं करता है, बहुत हल्का स्पर्श करता है। यानी यह आधा स्वर और आधा व्यंजन कहा जा सकता है। अर्धस्वर का मतलब क्या हुआ? आधा स्वर और आधा व्यंजन। तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि यह आधा स्वर माना जाएगा, आधा व्यंजन। क्योंकि स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, तो ये भी तो स्वतंत्र रूप से बोल रहा है मगर थोड़ा सा स्पर्श, हल्का सा स्पर्श भी करता है। आप बोल के देखिएगा, यार अलावा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है बल्कि हल्का सा स्पर्श करता है, इसीलिए यह अंतस्थ व्यंजन यानी अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से या और बा को, मुख्य रूप से या और बा को, या और बा, इन दो वर्णों को, या को और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में या और बा मिले तो सबसे पहले अर्धस्वर अगर पूछा गया है तो या और बा को टिक करना है। अगर या और बा ना मिले तब आप ऑप्शन आपको ये पूरा का पूरा दिया हो तो आपको इसको टिक करना है। और अगर अलग अलग कैटेगराइज में पूछे तब भी आपको ध्यान रखना है कि या और बा को विशेष रूप से अर्धस्वर माना गया है। ठीक, हालांकि कहा तो सबको कहा गया है अर्धस्वर, बल्कि या और बा को ज्यादा विशेष रूप से अर्धस्वर माना गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की। और ऊष्म व्यंजन में तो दोस्तों या और बा को विशेष रूप से क्या कहा गया है? अर्धस्वर कहा गया है। अगला देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन क्या है? हमने बताया था कि जब वायु मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई बाहर निकलती है तो ऐसे ध्वनियों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें क्या होता है? जब वायु रगड़ती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है तो गर्म वायु बाहर निकलती है। इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और इनको कहते हैं आप सा, सा और हा। इनको आप क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम ऊष्म व्यंजन तब आपको बता चुके थे। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं संयुक्त व्यंजन।
तो मित्रों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे होते हैं कहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं देखिएगा। संयुक्त व्यंजन की मुख्य रूप से अगर संख्या देखी जाए तो 4 मानी गई है। जुड़ा हुआ व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ व्यंजन। ठीक, तो यहाँ पर कम से कम जब 2 व्यंजन जुड़ते हैं, जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो पूर्ण व्यंजन कभी भी जुड़ नहीं सकते। 2 पूर्ण व्यंजन कभी भी जुड़ नहीं सकते। तो जुड़ने के लिए एक व्यंजन आधा व एक व्यंजन पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है मित्रों कि जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो इससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसमें पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। इनकी संख्या 4 है, हमने पहले ही बताया। जैसे हम आपको बता दें छत, त्रक, ज्ञ और स्रा, ये जो हैं ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए अगर ये वाला व्यंजन हमने क्या कर दिया कि इसको हमने कहा कि 2 व्यंजन जोड़ने हैं और छत्र होता है जो का, तो पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन क्या होता है? पूरा होता है। ठीक, तो का और सा से मिलकर यानी कि जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। इसी प्रकार त्रा, तो ता आधा होगा और रा पूरा होगा। इसी प्रकार ज्ञा, तो जा आधा होगा और या पूरा होगा। तो इसी प्रकार आपका ये जो ऋषि वाला है तो इसका ये सा और रा। तो देखिएगा मित्रों कि जिस वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, क्योंकि 2 पूरे व्यंजन कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, इसमें से एक का आधा होना जरूरी है। अब कभी कभार एग्जाम में आपको घुमा कर लिखता है, इसी चीज को वो क्या करता है, ये तो आधा है, वो इसको भी आधा करके इसका आ हटा देता है। जैसे इसको क्या लिखेगा, इसको आधा किया और इसमें जो आ है उसको अलग कर दिया, ये भी वही चीज है। ठीक है ना मित्रों, बस इसका क्या किया, आ को हटा दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। यहाँ पर हम अगर इसको इसी तरह लिखना चाहें तो इसमें भी हम इसमें आधा करके, हलंत का मतलब होता है आधा व्यंजन, इसी प्रकार इसमें भी हम इस या को आधा करके इसका आ को अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हम इनको इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो इतनी बात को आप समझ रहिए कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि हमने आपको क्या चीज़ें बताई थी। यहाँ आप आइए, यहाँ हमने आपको बताया था कि 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन जिनको हम समझ चुके हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन जिनको हम समझ चुके हैं, 4 होते हैं ऊष् व्यंजन जिनको हम समझ चुके हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन जिनको हम समझ चुके हैं, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन या जिनको कहते हैं आप मित्रों द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिएगा जो ये व्यंजन होते हैं यानी जीभ क्या करती है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इनकी संख्या मित्रों कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो आप डा और ढा लिखते हैं इसके नीचे एक बिंदी जो लगी रहेगी, ये कहलाते हैं दोनों ही वर्ण आपके द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं मित्रों, ये हमेशा शब्द के मध्य में आते हैं। उदाहरण में अगर हम आपको कुछ बताना चाहें तो आप मेढक अगर लिखते हैं तो यहाँ पर आप बिंदी देखते हैं, तो ये यहाँ पर ये बीच में जो आया हुआ है ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। जैसे आप सड़क लिखते हैं तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका द्विगुण व्यंजन। तो इन चीज़ों को आप बनाए रखें।
अब आपका एक और बचा है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयोगवाह क्या होता है। तो मित्रों अयोगवाह क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अयोगवाह समझा देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है, तो इसकी क्या आप डेफिनेशन देंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सुनिएगा कि वे वर्ण जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना व्यंजन से, बल्कि अलग सत्ता अपने अलग एक अस्तित्व रखते हैं। ना तो जो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन से, बल्कि अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यहाँ पर आप इनको याद रखिएगा कि जो अंग आहा होता है, अंग और आहा ये अयोगवाह कहे जाते हैं। ये ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन से, बल्कि अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसमें जो अंग है इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार, और ये जो आहा लिखा हुआ है इसको विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। और इस प्रकार हमने आपको बताया है कि कुल मिला के 11 + 2 यानी 13 कुल स्वर होते हैं। यहाँ पर स्वरों को आपसे जब कुल वर्ण पूछेगा तो 52 लिखना है, कुल स्वर पूछे तो 13, अगर 13 ऑप्शन में नहीं है तो 11, कुल व्यंजन पूछे तो 39, और अगर आपसे 39 ऑप्शन में ना हो तो 33 आपको देखना है। 33 को भी कैटेगराइज किया गया है 25, 4 और 4। तो यहाँ पर इनको भी ध्यान रखना कि ये 33, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। यहाँ पर अगर आपको कुल वर्ण पूछे तो 39 ही लगाना है, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि स्वर कितने 11, अयोगवाह कितने 2, व्यंजन कितने 33 और संयुक्त व्यंजन कितने 4 और द्विगुण व्यंजन कितने 2। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52। इस प्रकार टोटल आपके जो वर्ण हैं वो कितने आ जाते हैं 52। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम कुल वर्णमाला के वर्णों को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।